हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बर्निंग न्यूज़ में। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऑफिस में होने वाला यौन शोषण आखिर है क्या। उस दौरान हमने विशाखा गाइडलाइन का जिक्र किया था, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है विशाखा गाइडलाइन और कब इसको बनाया गया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विशाखा गाइडलाइन है क्या। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट साल 2013 में बना, लेकिन इससे पहले दफ्तरों में यौन उत्पीड़न के मामलों को देखने के लिए विशाखा गाइडलाइंस का पालन किया जाता था। कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ही विशाखा गाइडलाइंस कहा जाता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यौन उत्पीड़न संविधान में जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत दिए गए हैं, उनका उल्लंघन माना जाता है। इसके साथ ही कुछ मामले स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के तहत भी आते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये अस्तित्व में कैसे आया, विशाखा गाइडलाइन को अस्तित्व में क्यों लाया गया। दोस्तों, विशाखा गाइडलाइन बनाने के पीछे एक महिला के दर्द की दास्तान छिपी है, जिसने सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाई और जिसकी कीमत उसे अपनी आबरू खोकर चुकानी पड़ी। भवरी देवी राजस्थान में महिला विकास कार्यक्रम से जुड़ी एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। राजस्थान के भतेरी गांव में वो अपना कामकाज देखती थी। भतेरी गांव में ही भवरी देवी ने एक बाल विवाह का विरोध किया था। अपने काम के मुताबिक वो परिवारों से मिलती थीं और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाती थीं। अगर उन्हें लगता था कि परिवार मानने को राजी नहीं है और बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, तो वो पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत करती थीं। एक ऐसी ही घटना की शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी, जो एक गुर्जर परिवार से जुड़ी थी। दरअसल ये गुर्जर परिवार अपनी 1 साल की बेटी की शादी करने की तैयारी कर रहा था, जिसके बाद गुर्जर समाज के लोगों ने उनके घर में घुसकर उनका बलात्कार किया। हालांकि रेप से पहले उन्हें बिरादरी से निकालने का काम भी किया गया। राजस्थान में दुष्कर्म की बेहद दर्द भरी वारदात ने संसद से लेकर देश की शीर्ष अदालत तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। नतीजा ये रहा कि साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किया, जो कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ था। इन दिशा निर्देशों को ही विशाखा गाइडलाइन कहा जाता है। अदालत ने नहीं सुनी फरियाद। बताया जाता है कि इस हादसे के बाद भवरी देवी और उनके पति पीड़ित पक्ष के तौर पर थाने में पहुंचे, ताकि उनकी फरियाद लिखी जा सके और रिपोर्ट दर्ज हो सके। शिकायत दर्ज करना तो दूर, पुलिस ने पति पत्नी की एक न सुनी और थाने से खाली लौटा दिया। यहाँ तक सरकारी बयान भी दर्ज नहीं किया गया। बेशर्मी की इंतहा देखिए कि पुलिस कर्मियों ने सबूत पेश करने के लिए भी भवरी देवी को कपड़े उतारने के लिए कहा। भवरी देवी को मेडिकल चेकअप के लिए बगल के जयपुर भेज दिया गया। भवरी देवी के साथ वहां भी अत्याचार हुआ और डॉक्टर ने उनकी सिर्फ उम्र दर्ज की। 52 घंटे बीत गए, लेकिन मेडिकल चेकअप के नाम पर जरूरी काम कुछ भी नहीं किया गया। भवरी देवी के साथ अत्याचार के साथ नाइंसाफी की हदें भी पार हो रही थी, लिहाजा उन्होंने अदालत की शरण लेने का मन बनाया। वो तैयारी के साथ अपने मामले को जयपुर में ट्रायल कोर्ट ले गयी। दुर्भाग्य देखिए कि अदालत ने उन 5 आरोपियों को बेगुनाह साबित कर बरी कर दिया। अदालत ने ऐसी दलील दी कि लोग सोचते रह गए। कचहरी में कहा गया कि ये मानना भरोसे से परे है कि कोई चाचा भतीजा किसी महिला का एक साथ बलात्कार कर सकता है। जज ने ये भी कहा था कि ये मानना लगभग असंभव है कि कोई विवश पति लाचारी जज ने ये भी कहा था कि ये मानना लगभग असंभव है कि कोई विवश पति लाचारी में अपनी पत्नी के साथ दुष्कर्म होते देख सकता है। कोर्ट ने भवरी और उनके पति को इस बात के लिए भी झिड़की लगाई कि रिपोर्ट लिखाने में आखिर इतनी देर क्यों की। मुलाजिमों को इस आधार पर भी रिहाई दी गई कि उनके खिलाफ कोई मेडिकल साक्ष्य मौजूद नहीं था। महिला संगठनों का समर्थन। भवरी देवी की इस पीड़ादायी घटना को देखते हुए देश दुनिया के कई संगठन सड़कों पर विरोध स्वरूप उतर गए। विरोध की मशालें जलने लगी। जगह जगह सरकार के खिलाफ पुतले जलाए जाने लगे। हाय हाय के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। सरकार अभी कुछ कर पाती, उससे पहले ही विशाखा नाम का संगठन भवरी के समर्थन में उठ खड़ा हुआ। ये संगठन महिलाओं की शिक्षा और शोध पर काम करता है। विशाखा संगठन ने अन्य 4 महिला संगठनों के साथ गठजोड़ कर अपनी आवाज बुलंद की।
मिलकर ये 5 संगठन देश की शीर्ष अदालत पर न्याय के लिए पहुंचे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए यौन उत्पीड़न को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया। इसके तहत किसी भी तरह के गलत इशारे करना, गलत व्यवहार या टिप्पणी करना, शारीरिक संबंध बनाने या बनाने के लिए कहना सब अपराध है। 1997 से पहले महिला कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायत आईपीसी की धारा 354 यानी महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले और 509 किसी महिला औरत के सम्मान को चोट पहुंचाने वाली बात या हरकत करना के तहत दर्ज कराती थी। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन के तहत कार्यस्थल के मालिकों के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित की थी कि किसी भी महिला को कार्यस्थल पर बंधक जैसा महसूस न हो, उसे कोई धमकाए नहीं। साल 1997 से लेकर 2013 तक दफ्तरों में विशाखा गाइडलाइन के आधार पर ही मामलों को देखा जाता रहा, लेकिन 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट आया, जिसमें विशाखा गाइडलाइन के अनुरूप ही कार्यस्थल में महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात कही गई। इसके साथ ही इसमें समानता, यौन उत्पीड़न से मुक्त कार्यस्थल बनाने का प्रावधान भी शामिल किया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि विशाखा गाइडलाइन के बारे में दी गई हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की जानकारी से भरपूर वीडियो आपको वक्त वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।